नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। अर्थात आज के इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि भाई राजा कैसे बने, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोग कबीलों के सरदार हुआ करते थे, कबीले थे। अब कबीलों से राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कबीलों से ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि कबीले जो पहले थे वो राज्य बन गए, और जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे वो राजा कैसे बने। इसके अलावा गढ़ राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम इन सभी चीजों को आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम एक बार पूरे के पूरे चैप्टर का सार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि राजा कैसे बने। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब अगर न्यू एनसीईआरटी को आप देखोगे, जो न्यू एनसीईआरटी हमारी हिस्ट्री आई है अपडेट होकर के, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत ही शॉर्ट में जानकारी दी गई है कि भैया इतने वर्ण हैं और इसमें ये लोग आते हैं। यानी कि केवल इतनी जानकारी दी गई कि लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 4 वर्गों में ये व्यक्ति आते हैं, इनका ये काम है। लेकिन अगर आपको वर्ण व्यवस्था को डिटेल में पढ़ना है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ देखना ही होगा। ठीक है, तो हमने ओल्ड एनसीईआरटी से कई सारे टॉपिक इसमें पेस्ट किए, लेकर के आए, ताकि हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझा सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है और मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। अब अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था को, इसमें क्या किस प्रकार से प्रक्रिया हुई, अछूत की अवधारणा कब आई, अछूत के लोगों को माना गया, कैसे माना गया। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जनपदों के बारे में। पहले तो भाई कबीले हुआ करते थे, कबीलों से जनपदों का निर्माण कैसे हुआ, जनपद कहते किसे हैं, जनपदों के बारे में जानकारियां हमको कहां से मिलती हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम महाजनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कबीलों से जनपद बने और जनपद से महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, और महाजनपद जो थे ये किस प्रकार के थे, यहां पर किलेबंदी हुआ करती थी क्या, इस कहां यहां पर कैसे सिक्के चला करते थे, इनके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे। इसके बाद में हम कर के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम के जो शासक थे प्राचीन काल के, वो किस प्रकार से कितना कर लिया करते थे। यहां पर हमने कई करों की बात की है जो कि हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कृषि में परिवर्तन जो हुआ है वो कब हुआ और कैसे हुआ। बेसिकली आपको 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं आज से 3000 साल पहले के। ठीक है, आज से 3000 साल पहले कृषि में 2 बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे, जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे मगध का और एक वज्जी साम्राज्य मिलता है इन दोनों ही साम्राज्यों का, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए थे जो कि आपको देखने को मिलते, यानी कि कबीलों से साम्राज्य बन गए। ठीक है, और कबीलों के जो सरदार थे वो राजा बने और कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो इसी परिवर्तनों में मगध साम्राज्य का भी उदय हुआ था, और मगध साम्राज्य का उदय जैसे कि हुआ था तो इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मगध साम्राज्य जो था ये कैसे आगे बढ़ा, इसके शासक कौन कौन से बने, इसने कितने युद्ध किए, इसकी ताकत क्या थी। इसके अलावा हम वज्जी संघ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपने गढ़ और संघ के बारे में सुना होगा, यहां पर एक नहीं कई सारे राजा होते, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर न्यू एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हिस्ट्री की क्लास आप यहां पर देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी की क्लास हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प पर स्टार्ट हमने कर दी है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है चैनल की, तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड पॉलिटी की क्लास आज शाम को 7 बजे आएगी, तो 7 बजे से हम पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ में धीरे धीरे लगभग सभी की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में साइंस की भी स्टार्ट की जाएगी एंड फिर हम इकोनॉमी की भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया लोग शासक कैसे बने, यानी कि राजा कैसे बने। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है बहुत पहले, यानी कि अगर आज से हम बहुत पहले की बात करते हैं 3, 4, 5,000 साल पहले की, तो क्या था, शासक जो थे संभवतः लोगों के द्वारा चुने जाते। जैसे आज के टाइम पर हम चुनते हैं, आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, विधायक चुनते हैं या फिर हम सांसद चुनते हैं, और वो आगे जाकर के क्या करते हैं, अपने मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, अपना मेन लीडर चुनते हैं जो कि हमारे देश का शासक कहलाता है। ठीक है, एक पद के ऊपर आसीन रहता है। बहुत पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। आज से जब 4,000 5,000 साल पहले देखोगे तो बहुत पहले जो शासक थे वो
लोगों के द्वारा चुने जाते थे आम वोटिंग के माध्यम, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया कि किस प्रकार से सरदार बनते थे। लेकिन आज से करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो इसमें एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, कुछ लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया और यज्ञ करके खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि क्या करने लगे, लोग यज्ञ करने लगे और यज्ञ करने के बाद में अपने आप को राजा घोषित करने लगे। यह परिवर्तन आपको देखने को मिलता है आज से लगभग 3000 साल पहले। और 3000 साल पहले अगर आप देखोगे तो लोग अपने राजा को चुनते थे, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति सबसे कुशल योद्धा है, ये व्यक्ति सबसे ज्ञानी है, यही हमारा राजा रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, यज्ञ करके लोग राजा खुद बनने लगे, ठीक है। अब कौन कौन से यज्ञ करने लगे, तो इसमें कई सारे यज्ञों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा है जिसको अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े की आवश्यकता होती है। जब यज्ञ शुरू होता है तो उसी टाइम पर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। वो जितने भी इलाके में जाता है वो पूरा का पूरा इलाका उस राजा के नियंत्रण में आ जाता है, जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसके नियंत्रण में आ जाता है। या फिर अगर वो घोड़ा किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर जाता है तो उस राज्य के शासक को या तो उस राजा की जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसकी अधीनता स्वीकार करनी होती है, अदरवाइज उसको उस राजा से युद्ध करना होता है। जो व्यक्ति जीतता है उसको वो राज्य मिल जाता है। ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की पूरी कहानी यही है। अब जो ये यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ ये विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान लोग थे जो इस यज्ञ को करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो भी होता था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि इसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा पता नहीं कहां चला जाए, ठीक है, क्या पता सबसे शक्तिशाली राज्य में प्रवेश कर जाए और उसके साथ में युद्ध करना पड़े। और युद्ध करने के लिए जो भी व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करवाता था वो हमेशा तैयार रहता था, ठीक है। तो जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था वही अश्वमेध यज्ञ करवाता था, ठीक है। अब यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, ठीक है। जो भी मित्र राजा होते थे जो उनके राजा बनने को स्वीकार करते थे कि भाई हाँ आज से तुम राजा रहोगे, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं और हम भी आपको मतलब राजा मानेंगे, जो भी व्यक्ति स्वीकार करता था वो उनके लिए उपहार लेकर के आता था, ठीक है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। भाई जब राजा के लिए ही यज्ञ हो रहा है तो राजा का स्थान भी मुख्य होगा, अर्थात उसे सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल पर बिठाया जाता था, ठीक है। राजा का इतना महत्व था। कुछ बाघ, हाँ वही जानवर, ठीक है। सिंहासन का मतलब आप समझ गए, बाहुबली में आप देखते हो जो सिंहासन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर भल्लाल देव बैठता है, ठीक है। तो वही सिंहासन, ऐसे सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी यानी कि जो रथ को चलाता है, आपने देखा है श्री कृष्ण भगवान हमारे उनके अर्जुन के सारथी बने थे, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी राजा का सारथी होता है वह उसका सहचर कहलाता है, यानी कि उसका साथी कहलाता है। यज्ञ के अवसर पर जब भी यज्ञ होता है तो वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करता था कि भाई राजा ने ऐसे से ऐसे युद्ध लड़ा, इतने से ऐसे लोगों को छोड़ दिया क्योंकि वो राजा के आगे अधीन हो गए थे। मतलब राजा के जो भी अच्छे अच्छे गुण होते उनको गाया करता था, उन लोगों को बताया करता था, ठीक है। साथ ही सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अर्थात जब राजा को यज्ञ करेगा तो राजा के साथ ही साथ उसकी जो रानी होगी, उसके जितने भी पुत्र होंगे, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करना होता था, तभी वो राज परिवार में शामिल हो सकते थे। इस प्रकार से राज परिवार बनता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि लोग राजा कैसे बने। अब हम बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था में बेसिकली चैप्टर में तो बहुत कम दिया गया था, बट मैं ओल्ड एनसीईआरटी को इसमें कंबाइन कर दिया तो कंटेंट ठीक ठाक यहां पर आपको मिल जाता है और चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है समझने में। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस समय यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के जो क्षेत्र है यहां पर कई सारे ग्रंथों की रचना की गई। अब अगर 3000 साल पहले की बात की जाए तो आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि ऋग्वेद की रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी। कितने? 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। और खास करके उत्तर भारत में ऋग्वेद की रचना के बाद में कई सारे ग्रंथों की रचना की गई। अब चूंकि ऋग्वेद के बाद में इन सभी ग्रंथों की रचना की गई, इस वजह से इनको नाम दिया गया उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्या नाम दिया गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाने लगे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथ शामिल हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि कुछ उत्तर वैदिक ग्रंथों के नाम बताओ, ठीक है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में आता है आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अन्य कई सारे ग्रंथ इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उसके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। अगर प्रश्न पूछा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में हमको किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो कह देना कि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान की यज्ञ कैसे किया जाए, पूजा पाठ कैसे की जाए, विवाह कैसे किया जाए,
संस्कार कैसे किए जाएं, संस्कार अगर आप देखो तो 16 संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। इसके अलावा और भी कई सारी मान्यताओं के बारे में इन ग्रंथों में जानकारी मिलती है। ठीक है, हम बेसिकली अगर अथर्ववेद की बात करें तो उसमें हमको कई सारे टोने टुटके के बारे में जानकारी मिलती है, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है और भी बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि आगे अगर देखा जाए तो सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था भी एक आती है। तो अगर प्रश्न पूछा है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कह देना उत्तर वैदिक ग्रंथों से हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, पुरोहित किसे कहते हैं, तो पुरोहित आमतौर पर उस समय के पढ़े लिखे लोग होते थे, जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। हम कह सकते हैं ब्राह्मणों ने। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, लोगों को 4 वर्गों में डिवाइड किया। ये 4 वर्ग कौन कौन से थे, एक था आपका ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, और इन 4 ही वर्गों को नाम दिया गया वर्ण, कि भाई एक ब्राह्मण वर्ण के हो गए, एक क्षत्रिय वर्ण के हो गए, एक वैश्य वर्ण के हो गए, एक शूद्र वर्ण के हो गए। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए कि ब्राह्मणों का कार्य ये रहेगा, क्षत्रियों का कार्य ये रहेगा, वैश्यों का कार्य ये रहेगा, शूद्रों का कार्य ये रहेगा। ठीक है, अब प्रथम वर्ण में रखा गया ब्राह्मणों को। ठीक है, जिनका कार्य था वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना। ठीक, क्या क्या कार्य था ब्राह्मणों का, वेदों का अध्ययन करना और इनका अध्यापन करना, इसके अलावा यज्ञ करना। ठीक है, इनकी पूजा पाठ वगैरह होगा, शिक्षा का कार्य जो था वो इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। दूसरा स्थान रखा गया शासकों का। तो शासकों का जो दूसरा स्थान रखा गया, इन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। ठीक है, इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है, तीसरे स्थान पर आते हैं आपके वैश्य या फिर आप कह सकते हो विष। ठीक है, इनका कार्य था कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, यानी कि किसान, पशुपालक और व्यापारी, इन सभी को वैश्य की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अंतिम स्थान पर आते हैं आपके शूद्र। इनका कार्य था अन्य 3 वर्गों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ही वर्गों की सेवा करने का काम दिया गया किनको, शूद्रों को। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, प्रायः औरतों को भी शूद्र समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है। क्या कहा जा रहा है, जो अगर शूद्रों के अधिकार की बात की जाए तो देखो, शूद्रों को जो काम दिया गया था वो ये था कि बाकी के जो 3 वर्ण हैं, जिसमें आपको मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, हम मान लेते हुए सेवा करनी कर लेंगे। इसके अलावा इन्हें अनुष्ठान करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था कि आप यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, और जो उस टाइम की औरतें थी उनको भी शूद्रों के समान ही माना गया था। आप कहोगे कि सर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया, महिलाएं बुरा मान जाती हैं यार। तो देखो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, महिलाओं तथा शूद्रों दोनों ही लोगों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पर महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रही है आपकी प्यारी एनसीईआरटी। क्या कह रही है, एनसीईआरटी का कहना यह है कि उस टाइम पर महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, याद रखना। जैसे कि भाई पुरोहित हैं, जिन्हें आप ब्राह्मण कह सकते हो, तो ब्राह्मण तो यज्ञ करवाते ही थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके क्षत्रिय और वैश्य थे, इन दोनों को वैदिक काल में, जो आपका वैदिक काल देखने को मिलता है, इस वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अछूत की अवधारणा की अगर बात की जाए कि तुम छूत हो, हम छूत नहीं हैं, ठीक है, तो ये छूत वाली अगर बात की जाए, छूत और अछूत की, तो वैदिक काल के बाद में ये अवधारणा आई है। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था। याद रखना, जब जिस टाइम पर इन ग्रंथों की रचना की जा रही थी, रचना हो गई थी, इसके बाद भी इन जो शूद्र थे इनको अछूत नहीं माना गया था। ठीक है, तब तक ही जैसे आम जनता थी, सभी लोग थे, उसी तरह से थे। और अगर आपने मगध साम्राज्य का इतिहास पढ़ा है, जिसमें जब हम बात करते हैं इनकी कौटिल्य की, या फिर जब चाणक्य की बात करते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर अछूत वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, चारों वर्ण के लोग मिलजुल कर रहते थे, सभी का अपना अपना कार्य था, सभी लोग अपना अपना कार्य किया करते थे। अच्छा, प्राचीन काल की इमारतों को जब आप देखते हो तो आपको बहुत ही सटीक शिल्पकारिता वहां पर देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीजन क्या था जानते हो? मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, किसी एक कला का आविष्कार किया, और वो व्यक्ति क्या है, उस कला का बहुत ही महान ज्ञानी है। अब वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण कला किसे देगा बताओ? आप में किसी बाहर वाले व्यक्ति को देगा नहीं। वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण कला अपने पुत्र को सिखा के जाता था, उसका पुत्र भी उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता था, फिर वो अपनी कला अपने पुत्र को देकर के जाता था। ठीक है, और वो पुत्र जो होता था वो अपने पुत्र को अपनी कला देकर के जाता था। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक कला का विकास भी होता था और वो कला आगे भी बढ़ती रहती थी। वर्ण व्यवस्था में ये खूबसूरती आपको देखने को मिलती है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है, शिल्पकार है, जिसने किसी कला का विकास किया, वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण कला किसी बाहरी व्यक्ति को देने से हिचकिचाता था। तो यहां
वहां पर वो अपने परिवार वाले व्यक्तियों को देकर के जाता था। इस प्रकार से उसके परिवार में जितने भी व्यक्ति थे, ठीक है, उसके घर परिवार के, उन सभी को उस कला की ज्ञान था, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन कलाओं का विकास होता गया और वो उस कला में महारथी बन गए, ठीक है, और इतने महारथी बन गए कि आज के टाइम पर अगर आप पुराने समय के आर्किटेक्चर को देखोगे तो एक अलग ही चीज आपको देखने को मिलती है। ये जो अछूत की बात है, इस अछूत की अवधारणा ने इस कला को बहुत ही बेकार कर दिया। अछूत की अवधारणा की वजह से ही सारा का सारा ये विनाश हुआ। अगर अछूत की अवधारणा नहीं आती तो वर्ण व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति के पास रोजगार था, ठीक है, और बचपन से बच्चा उसी चीज को सीखते हुए आगे बढ़ता था। जैसे कि भाई आप देख लो, आप 5 साल के हो, ठीक है, आपका जन्म हुआ किसी परिवार में और आप अपने पिताजी को किसी एक काम को करते हुए देख रहे हो, ठीक है, और बचपन से आप उसी काम में लग भी गए, अपने पिताजी के साथ में हाथ बटाने लगे, उस काम के बारे में सीखने लगे। अब जब आपकी एज 20, 25, 30 साल की होगी तो उस काम के बारे में आपको इतने अच्छे से पता होगा कि कोई और व्यक्ति जो उस काम से जुड़ा नहीं है आपकी टक्कर नहीं ले सकता। किसी व्यक्ति ने उसकी अगर मतलब जैसे कि मान लेते हैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। मान लेते हैं कि भाई कोई एक शेर का बच्चा है, ठीक है, शेर का बच्चा है। अब शेर का बच्चा शेर की तरह शिकार करना बचपन से सीखता है, ठीक है, और बड़ा होता है तो उसको क्या है कि अपने पिता के यानी कि शेर के सारे गुण उसको पता होते हैं, कैसे शिकार करना है, कैसे बचना है। और आप क्या है कि पूरी ट्रेनिंग लेकर के जाओ और उस शेर के बच्चे से लड़ो जा करके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप उससे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने बचपन से वो ट्रेनिंग ली होगी, ठीक है, कि कैसे लड़ना है, कैसे शेर को हराना है, तो आप उस शेर को आराम से हरा दोगे, ठीक है। तो यहां पर कहने का अर्थ है कि वर्ण व्यवस्था में क्या था, जैसे कोई व्यक्ति था तो वो बचपन से ट्रेनिंग लेते हुए आगे बढ़ता था, ठीक है, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो जाता था। अगर ये अछूत की अवधारणा नहीं आती तो बहुत ही अच्छी तरह से आज हमारे देश को विकास मिलता, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अपनी कला, अपना रोजगार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक साइंटिफिक रीजन मैंने यहाँ पर दिया कि किस प्रकार से विकास हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। बाद के काल में अगर देखा है तो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और सबों को जलाने व दफनाने वाले, इन सभी को अछूत माना जाने लगा, ठीक है। याद रखना, अछूत की जो अवधारणा है वो वैदिक काल के बाद में आई है। वैदिक काल तक ये अवधारणा नहीं आई थी, जब तक ग्रंथों को लिखा गया, ग्रंथ सारे थे, तो इसमें अछूत की अवधारणा नहीं मिलती। जब वैदिक काल निकल गया तो उसके बाद में जो शिकारी थे शिकार किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो शिल्पकार थे यानी कि चीजों का निर्माण किया करते थे, शिल्पकारी का काम किया करते थे, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण। जो भोजन संग्राहक थे, जो सबों को जलाने वाले थे, दफनाने वाले थे, इन सभी को अछूत माना जाने लगा। वैदिक काल के अंत तक यानी कि उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा कि भाई अगर आपका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है तो आप ब्राह्मण बनोगे, अगर आपका जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ है तो क्षत्रिय बनोगे, अगर आपका जन्म वैश्य के घर में हुआ है तो आप वैश्य बनोगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर माता पिता की संतान ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, तो ये यहां पर देखने को मिलता है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानने लगे, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन सही नहीं मानते थे। और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहां पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। कहने का अर्थ यह है कि जैसे वर्ण व्यवस्था जब बनाई गई तो वर्ण व्यवस्था बनाने के बाद में कई सारे जिन राजाओं के साथ में ब्राह्मणों की अच्छी खासी पैठ थी, तो वहां पर क्या है कि वर्ण व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, यहां पर राजपूतों का ज्यादा दबदबा था, ठीक है, और यहां पर ब्राह्मणों का भी काफी अधिक दबदबा था। लेकिन जब हम जाते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी इलाके में, तो वहां पर क्या है कि पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही कम था, सीमित था। तो वहां पर हमको सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत ही कम देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। और हम अगर देखते हैं वर्ण व्यवस्था को किन लोगों ने माना, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को सही नहीं माना। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं, ठीक है। कुछ राजाओं ने कह दिया, उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम वर्ण व्यवस्था सही थी या गलत थी इसके बारे में बात करें तो मैं कौन होता हूं बात करने वाला, बट एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे कि मान लो आप बचपन से मोबाइल चलाते हुए आ रहे हो, ठीक है, बचपन से गेम खेलते हुए आ रहे हो। अब जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको उसके बारे में इतनी अधिक नॉलेज होगी कि कोई आपको हरा नहीं पाएगा। मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। गेम खेलते हुए आ रहे हो, किसी भी गेम को, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लो, ठीक है, उन्होंने बहुत ही बचपन से मैच खेलना शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और जब वो बड़े हुए तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा गया। उनको इतना ज्ञान हो गया था क्रिकेट का कि कहां पर गेंद पड़ेगी, कैसे मारनी है, क्रिकेट का भगवान कहा गया। इसी तरह से प्राचीन काल में क्या था, जब वर्ण व्यवस्था थी तो कोई भी बच्चा जो
होता था अपने पिता का रोजगार लेता था, अपने पिता का वर्ण स्वीकार करता था, तो पिता के सारे कामों को बचपन से सीखना शुरू कर देता था। और जब वो बड़ा होता था तो उस क्षेत्र में उसको बहुत सारे ज्ञान हो जाते थे कि कैसे करना है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, प्राचीन काल का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मंदिरों में घंटा लगा देखा होगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या था, पुरोहित लोग जाते थे उनके पास में जो घंटा बनाने वाले थे और कहते थे कि हमें ऐसा घंटा दो जिसमें हमको 1 मिनट की नाद चाहिए, यानी कि जब उसको बजाएं तो 1 मिनट तक उससे आवाज आए, 2 मिनट की नाद चाहिए, 3 मिनट की नाद चाहिए। और उन घंटों में अगर आप देखोगे तो उतनी ही नाद देखने को मिलती थी। इस प्रकार से बनाते थे। आज के टाइम के साइंटिस्ट, आज के टाइम के वैज्ञानिक इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है उन्हें बनाने में बहुत ही मतलब उनको मुसीबत पड़ जाएगी, बट उस टाइम के लोग बना लेते थे। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनपदों की। जनपद किस प्रकार के थे एंड जनपदों के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चल करके जन, या फिर आप कह सकते हो जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा कहलाने लगे। यानी कि जन के राजा उसे कहा जाता था जो छोटी से कबीले का राजा होता था, जनता का राजा होता था। लेकिन जब इन लोगों ने महायज्ञों को करवाना शुरू कर दिया, जब महायज्ञों का अनुष्ठान किया और इसको पूर्ण कर दिया, तब ये क्या कहलाने लगे, जनपद के राजा के माने जाने लगे कि भाई बहुत ही बड़े इलाके के राजा हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जनता बसती है या फिर जनता का निवास होता है, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन महाजनपदों की कई सारी बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला आपको देखने मिलता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ है, मेरठ के पास में आपको देखने मिलता है हस्तिनापुर, ठीक है, जो कि हमारे महाभारत काल से जुड़ा था, तो यहां की भी खुदाई की गई। एटा के पास में अतरंजी खेड़ा मिलता है, यहां की भी खुदाई की गई है। खुदाई करने के बाद में यहां से इनको कई सारे साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से पता चला है कि यह लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस प्रकार से फसल किया करते थे, किन किन जानवरों को पाला करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे। ये जानकारियां हमको खुदाई से पता चली है। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, ठीक है। विशेष प्रकार के बर्तन मिले, मिट्टी के नहीं, यहां पर देखो मिट्टी है या नहीं है पता नहीं, बट विशेष प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें चित्रित दूसर पात्र कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, चित्रित दूसर पात्र। ये जो आप पात्र यहां पर देख रहे हो चित्रित दूसर पात्र ही, इस प्रकार के बर्तन मिले, ठीक है। और कहा जाता है यहां से प्राप्त ये बर्तन कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित दूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की चित्रकारी की गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं लाइन बनी है, ठीक है। तो सरल रेखाओं में या फिर ज्यामितीय आकृतियों में, मतलब आप ट्रेंगल शेप में, ठीक है, या ट्रेंगल शेप में यहाँ पर कुछ आकृतियां बनाई गई थी, डिजाइन बनाई गई थी जो कि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के चित्रित दूसर पात्र हमको जनपदों से प्राप्त हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। तो करीब आज से 2500 साल पहले क्या हुआ, कुछ जनपद जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखो कोई शहर है, ठीक है, कोई शहर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें रोजगार ज़्यादा नहीं। अब वहाँ पर क्या है कि अंबानी जी आते हैं और 4 फैक्ट्री लगा देते हैं, 4 फैक्ट्री लगा देते हैं, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनवा देती है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बस अड्डा बनवा देती है, एक रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा बनवा देती है। तो आप देखोगे धीरे धीरे उस शहर की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट बना दी जाती है, एक घूमने की जगह बना दी जाती है, एक सेक्टर बना दिया जाता है जहां पर आईटी से रिलेटेड काम होगा। तो ऐसे से क्या होगा कि वो जो जगह थी जिसका महत्व पहले कम था, वहां पर बहुत सारे लोग विजिट करेंगे और वो प्लेस इंपॉर्टेंट बन जाएगी। लोग घूमने के लिए आएंगे, काम के लिए आएंगे, रोजगार के लिए आएंगे। इसी तरह से करीब आज से 2500 साल पहले क्या हुआ, जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक है। जनपद में कई सारे जगह शामिल हो गए, इसकी एक राजधानी होने लगी धीरे धीरे। अब जब राजधानी बनने लगी तो राजधानी में किलेबंदी भी की गई, ठीक है। किलेबंदी क्यों की जाती थी, देखो किलेबंदी एक तो की जाती थी अपने दुश्मन राज्यों से सुरक्षा के लिए, दूसरी अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए राजा लोग यहां पर किलेबंदी करवाने लगे, ठीक है। अर्थात इसके चारों ओर, यानी कि जो राजधानी थी, राजधानी की चारों ओर लकड़ी, ईंटें, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, ठीक। किलेबंदी किसे कहते हैं, आसपास से बाउंड्री जैसे होती है, आज के टाइम पर हम बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की बाउंड्री बनाई जाने लगी, ठीक, जिसमें आपको उस टाइम पर अगर आप देखो तो लकड़ी की, ईंट की, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी पूरी की पूरी राजधानी के आसपास। इसे किलेबंदी कहा जाने लगा। महाजनपद थे, इंपॉर्टेंट हो गए थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब राजा सेना भी रखने लगे, ठीक है। जब महाजनपदों का निर्माण हो गया तो राजा लोग अपनी सेना को रखने लगे। इससे पहले अगर आप सरदारों की बात करोगे, जब सरदार थे तब वो क्या करते थे, तो हमें देखने को मिलता है जो सरदार लोग थे
वो करते क्या थे, वो सेना रखते थे, ठीक है, बट सेना में क्या करते थे, उनके सगे संबंधी हुआ करते थे, ठीक है, अपने परिवार के, अपने कबीले के, ठीक है, सेना इस प्रकार की होती थी, ठीक है, लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो वो सारे लोग जाते थे, पूरे के पूरे कबीले के लोग, ठीक है, अपने परिवार के लोगों को लेकर के जाते थे, युद्ध करते थे और जीतते थे हारते थे जो भी होता था, ठीक है। बट अब महाजनपदों में क्या होने लगा, आज से लगभग 2500 साल पहले लोग स्थायी सेना रखने लगे, सिपाहियों को वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था और वेतन का कुछ भाग आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्के किसे कहते हैं, ये आहत सिक्के आप देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार के सिक्के उस टाइम पर चलते थे जो कि राजा लोग अपने सिपाहियों को दिया करते थे। कौसांबी जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, कौसांबी, ठीक है, यहां से किले की एक दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण आज से 2500 साल पहले कौसांबी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक, 1 मिनट में हुआ था, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, देखो जो कौसांबी है, कौसांबी आज अगर आप देखो तो प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, और प्रयागराज में कौसांबी जो है, यहां से एक दीवार के अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो दीवार है, इस दीवार का निर्माण आज से 2500 साल पहले किया गया था। और अगर हम कौसांबी की बात करें तो कौसांबी आज से 2500 साल पहले यानी कि प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये हमको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजा किस प्रकार के कर वगैरह लगाया करते थे। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, हमने ये देख लिया, ठीक है। इसके अलावा बड़ी सेना भी रखते थे, ये भी देख लिया। इसके लिए प्रचुर संसाधनों और पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती थी। भाई अगर आप किलेबंदी करवाओगे, बड़ा बड़ा किला बनवाओगे, तो आपको मतलब मजदूर तो चाहिए होंगे, इसके अलावा और भी सब चाहिए होंगे, कर्मचारी चाहिए होंगे। आप सेना रखोगे तो सेना के लिए एक तो संसाधन की आवश्यकता होगी कि भाई औजार हथियार वगैरह रखने, उनको जहाँ भी हम रखेंगे उसके लिए जगह चाहिए है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हो पड़ी राजाओं को, ठीक है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न होकर के अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इससे पहले क्या होता था, कर वसूलने से पहले क्या होता था, राजा लोग क्या करते थे, अपनी जनता से उपहार लिया करते थे। जब भी फसल होती थी तब उपहार लिया करते थे, या फिर जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो जनता खुशी से अपने राजा को उपहार दिया करती थी, हम कह सकते हैं गिफ्ट दिया करती थी। बट क्या है, जब राजा लोगों ने बड़ी सेना खड़ी कर लिया और किलेबंदी करवाने लगे तो उपहारों से इनका काम चलना बंद हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कर वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये राजा बन गए, इन्होंने किलेबंदी करवा ली थी और भी बड़े बड़े काम हुए, ठीक है, सेना रखने लगे, तो इन्होंने क्या किया, आप कर वसूलना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने प्रकार के कर लिया करते थे, तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो थे उस टाइम पर कृषक थे, यानी कि खेती वाले थे। खेती क्या करते थे भाई, उस टाइम पर फैक्ट्रियां तो थी नहीं कि भाई फैक्ट्री से कर लेंगे, या प्रोडक्टों का निर्माण तो होता नहीं था, ठीक है। प्रोडक्ट थे उस टाइम पर, शिल्पकारी हुआ करती थी और भी बहुत सारी चीजें, बट उनसे ना लेकर के उनसे भी लिया जाता था, ठीक है। फसल जो थी उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जो कि राजा लोग लेते थे अपनी जनता, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए थे। जो कारीगर थे, जिसमें आपको देखने मिलेगा शिल्पकार जो थे, जैसे कि जो लोहे की वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो सोने की वस्तुओं का निर्माण कर, जिसमें आपको सुनार मिलेगा, लोहार मिलेगा, बढ़ई मिलेगा, ठीक है, और भी चीजें मिलती हैं, और भी कई सारी जातियां मिलती हैं, तो इन सभी के ऊपर भी कर लगाया गया था। ये श्रम के रूप में कर चुका था। बेसिकली महीने में किसी एक दिन या महीने में 2 दिन राजा के लिए इनको काम करना होता, ठीक है। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जितने भी पशुपालक थे वो जानवरों के रूप में या जानवरों के उत्पाद के रूप में, ठीक है। जैसे कि भाई आपने 100 जानवर पाल के रखे, तो 100 जानवरों से आपके पास जितना भी दूध होगा उसका कुछ भाग आपको राजा को देना होगा, ठीक है। या फिर जितने भी जानवर हैं उनमें से कुछ जानवर आपको राजा को देने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पशुपालक जो थे वो भी कर दिया करते थे। फिर मिलता व्यापारी, तो व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था, कि जब भी आप सामान खरीदोगे तो कर देना पड़ेगा, और जब भी आप सामान बेचोगे तो कर देना पड़ेगा। आखेटकों और संग्राहकों की अगर बात करें, जिनके बारे में चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो इनको जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी, उन प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी, ठीक है। जंगल से जैसे कि भाई ये हाथी वगैरह है तो पकड़ के राजा को दिया करते थे। इसके अलावा लकड़ी वगैरह काट के राजा को दिया करते थे। तो जंगलों से जो इनको वस्तुएं प्राप्त होती थी वो राजा को दिया करते थे, ठीक है। शहद वगैरह दिया करते थे, ऐसे कई सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं कृषि में परिवर्तन कितने हुए। तो अगर आप आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले की देखोगे तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन था हलों के फाल अब लोहे के बन गए। इससे पहले क्या था, जो जिनसे जुताई की जाती थी, जो हल थे वो लकड़ी के बने हुए थे। अब लकड़ी के हल जो है सूखी मिट्टी को इतनी अच्छी तरह से जोत नहीं पाते थे। अब यहां पर क्या है, जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के फाल का प्रयोग किया जाने लगा। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल
आसानी से जोता जा सकता था, इसलिए फसलों की उपज बढ़ी। ठीक है, तो अब लोहे के फाल का प्रयोग, फाल किसे कहते हैं, तो भाई आप देखते हो हल जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, ऊपर एक लठ लगा होता है जिसको दबाया जाता है, और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से फाल लगा होता है जो कि जमीन में जाता है, यहाँ से खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ से खींचा जाता है, एक मिनट, यहाँ से खींचा जाता है, ये जमीन में गड़ते चलता है, और ऐसे ऐसे ये खोदता चला जाता है, यहाँ से दबाया जाता था, इसको लठ लगा होता था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले जो ये वाला फाल था, ये फाल, ठीक है, इसे फाल कहा जाता है। तो ये जो था पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब क्या हुआ, यहाँ पर इसे लोहे का बनाया जाने लगा। इससे क्या हुआ, जमीन की अच्छी तरह से जुताई होने लगी, क्योंकि लकड़ी टूट जाती थी या लकड़ी इतने अंदर तक जाकर के अच्छे ढंग से जुताई नहीं कर पाती थी जितने अच्छे ढंग से लोहे का फाल कर सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, फसल की उपज बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने की जगह धान के पौधारोपण की प्रक्रिया सीख ली। यानी पहले क्या होता था, धान के बीज को छिड़क दिया जाता था, जैसे आप डाल दो बीज कहीं पर और वहां पर फसल जमाए, इसी तरह से धान के बीज को भी छिड़क छिड़क करके खेती की जाती थी। अब क्या किया जाने लगा, एक जगह पर धान के बीज को छिड़क लिया गया, फिर वहां पर जितने भी पौधे जमे, ठीक है, उनको उखाड़ के दूसरी जगह पर पौधारोपण किया गया। इससे क्या हुआ, इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पौधों पैदावार भी ज्यादा हुई। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो धान की खेती होती है, ऐसे ही धान की खेती होने लगी थी। इससे क्या हुआ, इसमें भी पैदावार बढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण मगध की। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि राजा कैसे बने। ठीक है, राजा कैसे बने, फिर हमने बात की वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर हमने जनपद की बात की, जनपद की, ठीक है, जनपद की बात की, फिर हमने महाजनपद की बात की, किसकी, महाजनपद की बात की। इसके बाद में हमने बात की राजा लोग कर किस प्रकार से लेते थे, कर वाली व्यवस्था की। फिर हमने बात की कृषि में परिवर्तन कौन कौन से, इतने टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, कृषि में परिवर्तन को डिस्कस कर चुके। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण मगध का। सबसे पहले मगध की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मगध साम्राज्य था वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो आज से लगभग 200 साल नहीं, आज से लगभग नहीं, जिस समय पर ये सारी की सारी घटनाएं चल रही थी, इनका विकास हो रहा था, आज से लगभग 3000 साल पहले की बात कीजिए, 2500 से 3000 साल पहले, तो उसी समय लगभग 200 साल के भीतर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, जो मगध था यहाँ पर काफी सारा विकास हुआ और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद बनकर के सामने आया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के गुजरती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। देखो उस टाइम पर क्या था, जो नदियां थी, नदियों से यातायात भी होता था, ठीक है, जल का वितरण भी होता था और जमीन को उपजाऊ भी बनाया जाता था। अब आप कहोगे कैसे, तो उस टाइम पर देखो खाद वगैरह थी नहीं, ठीक है, और समरसेबल वगैरह थे नहीं कि आप पाताल से पानी इतनी बड़ी मात्रा में निकाल पाओ। तो जहां पर नदियां होती थी, उन नदियों के आसपास का जो इलाका था, वहां पर नदियों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। इससे क्या था, वो इलाके उपजाऊ बने रहते थे। ठीक है, अब अगर आप मगध को देखो तो मगध में गंगा और सोन जैसी कई दो नदियां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। अर्थात यहां पर यातायात के भी साधन मौजूद थे कि नदी के माध्यम से नाव पर बैठ करके हम दूर तक जा सकते हैं, जल्दी पहुंच जाते थे। और यहां पर क्या है कि नदी के माध्यम से पानी मिल जाता था, तो जमीन थी जो वो भी उपजाऊ काफी थी। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहां से अगर आप देखो तो जंगल में रहने वाले लोग जो थे वो हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लाया जाता था। ठीक है, तो जंगल के लोग जो थे वो हाथियों को पकड़ के राजा को देते थे, फिर उनका प्रशिक्षण कराया जाता था, फिर सेना में शामिल कर लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी, क्योंकि जंगल बहुत बड़ी मात्रा में थे, तो जंगल से लकड़ियां भी मिला करती थी, जिससे घर बनाए जाते थे, गाड़ियां बनाई जाती थी, रथ बनाए जाते थे। रथों का उपयोग युद्ध में ज्यादा होता था। ठीक है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। ठीक है, अब लौह अयस्क की खदानें हैं तो वहां से लोहा भी प्राप्त होता था और इससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। अर्थात मगध के क्षेत्र में अगर आप देखो तो सारी की सारी ऐसी स्थितियां मौजूद थी जिसने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में मदद किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध में बहुत ही शक्तिशाली दो शासक हुए। ठीक है, दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, जिनमें से एक मिलता है आपको बिंबिसार, जिसके बारे में हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था। एक मिलता है आपको अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु भी कहा जाता, दोनों ही नाम लिए जाते। ये दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। अन्य जनपदों की अन्य जनपदों से को जीतने के लिए ये हर संभव प्रयास करते थे, ये हर संभव जतन जताते। जैसे कि भाई मान लो कि कोई एक शासक है,
है, कोई एक राज्य है जिसे इनको जीतना है, ठीक है, इन दोनों ही शासकों को। तो ये हर संभव प्रयास करें कि भाई ये हमको राज्य किसी भी तरह से मिल जाए, हम इस राज्य को जीत लें, जीतने का पूर्ण प्रयास करते थे, ठीक है। और महापद्मानंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला रखा था, यानी कि बहुत ही बड़े भाग तक, ठीक है, अपने नियंत्रण का क्षेत्र फैला रखा था, यानी कि ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हो चुका था। तो इन 3 शासकों की हम बात करें, देखो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने, फिर अजातशत्रु आए, फिर आपको मिलता है महापद्मनंद, ठीक है। तो इन तीनों ही शासकों ने मिलकर के मगध साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बना करके रख दिया। बिहार के राजगृह, जिसे आज के टाइम पर हम राजगीर के नाम से जानते हैं, यहाँ के कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही है, ठीक है। बिहार का जो राजगृह था ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो है, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, इसको राजधानी बनाया गया आगे चल करके, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले बिहार की राजधानी क्या थी, तो राजगीर थी, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। और बाद में किसे बनाया गया, तो पाटलिपुत्र को बनाया गया, जो कि आज हम जिसे पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2300 साल पहले, यानी कि आज से 2300 साल पहले क्या हुआ, मेसिडोनिया का राजा था जिसका नाम था सिकंदर विश्व विजय, ठीक है। तो सिकंदर जो था ये विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है कि सिकंदर ने पूरा विश्व जीत लिया था, और जब मरा था तो उसने कहा था कि भाई हमारे हाथों को हमारे कॉफिन के बाहर निकाल देना, ताकि जब हम जाएं यहां से, ठीक है, तो सब लोग देख सकें कि पूरा विश्व जीतने के बाद भी खाली हाथ यहां से जा रहा है, ठीक है। तो सिकंदर की स्टोरी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, उससे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज से 2300 साल पहले क्या हुआ, मेसिडोनिया का शासक था जिसका नाम था सिकंदर, ये विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा, ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। कब पहुंचा, तो आज से लगभग 2300 साल पहले, ठीक है। ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, इसने क्या किया, मिस्र और पश्चिम एशिया के राज्यों को जीता, और जो हमारी ब्यास नदी है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी मिलती है, उसके किनारे पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो उसने मगध की ओर कूच करना चाहा। जब मगध की ओर इसने कूच करना चाहा, यानी कि मगध के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, ठीक है। सिपाहियों ने इनकार क्यों किया, तो यहां पर जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ये जो बात यहां पर कही जा रही है कि भाई भारत के जो शासक थे उनके पास में सेना बहुत बड़ी थी, ये एक अलग फैक्ट आपको देखने मिलता है। इसके पीछे का जो सिपाहियों ने मना किया था, उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारे चाणक्य थे, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य ने क्या किया था, यहां पर एक अफवाह फैला के रख दी थी। चाणक्य ने कहा था कि जो भारत है वो देवों की भूमि है, और देवों की भूमि में जो गलत इरादे से आता है वो ऑटोमेटिक मर जाता है, ठीक है। अब भाई केवल अफवाह फैलाने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। उस टाइम पर का जो आयुर्वेद था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। कई टाइप के जहर आपको देखने को मिलते थे। एक ऐसा जहर था जो कि आज खाओ आज ही मर जाओ, एक ऐसा जहर था आज खाओ कल मरो, मतलब आप ये बताओ कि आपको कितने दिन के बाद मरना है, उसी टाइप का आपको जहर दे दिया जाएगा और आप उतने ही दिन बाद मरोगे। इस ऐसे जहर उस टाइम पर देखने को मिलते थे, ऐसी ऐसी दवाइयां देखने को मिलती थी। तो चाणक्य ने क्या किया, सबसे पहले तो ये अफवाह फैला दी कि भाई इतने दिन के बाद में मतलब यहां पर अगर आप देखोगे भारत जो है, भारत देव भूमि है, देवों की भूमि है, और यहां पर जो भी गलत इरादे से आता है वो मर जाता है। ये अफवाह फैलाने के बाद में इस अफवाह को सच करने के लिए जो लोग इस भूमि के इधर आ रहे थे, ठीक है, जो भी नदी को पार करके आते थे, उनके भोजन में जहर मिला देते थे। ऐसा जहर मिलाते थे कि आज खाओ 8 दिन बाद मरो, ठीक है। तो वो लोग क्या है कि मरने लगे धीरे धीरे। जब 1 2 3 ऐसे कई लोग मरने लगे तो क्या है कि सारे के सारे सैनिकों के अंदर डर बैठ गया, और सैनिकों ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया कि भाई हम भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। एक तो रीजन ये था, और दूसरा रीजन ये भी था कि भारत के जो सिपाही, भारत के जो शासक थे, उनके पास में बहुत बड़ी सेना भी थी। तो दोनों ही रीजन थे जिसकी वजह से मतलब सैनिकों ने मना किया। अब जब सैनिकों में ये सैनिक लोग मरने लगे थे, 8 दिन बाद मर रहे, 10 दिन बाद मर रहे, जो भी पार करके आ रहा वो मरता जा रहा था। तो बहुत सारे सैनिक तो डर गए थे, जिन्होंने इनकार कर दिया कि भाई अब हम मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये देवभूमि है, ठीक है। बट एक जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल जमीन पर पैर रखने के बाद आप मर जाओ, ठीक है। उसने कहा कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, और उसने ये पता लगाने का प्रयास किया कि भाई घपला क्या चल रहा है, और बाद में उसने पता भी लगा लिया था कि जहर देकर के इनको मारा गया, ठीक है। तो वो एक अलग
अलग फैक्ट बाद में रहा था। अभी चैप्टर में जो दिया गया उस पर कॉन्सेप्ट उस पर टिके रहते हैं। तो यहाँ पर हमने मगध साम्राज्य की बात की कि मगध साम्राज्य कितना शक्तिशाली था, इसकी बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अगले चैप्टर में या फिर उससे अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बज्जी महाजनपद के बारे में। तो मगध के निकट ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली या फिर आप कह सकते हो बिहार थी। ठीक है, जो बज्जी थी, बज्जी जो था उसकी बज्जी की राजधानी वैशाली थी, जिसे बिहार कहा जाता था। यहाँ अलग अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या है कि एक अलग किस्म की बहुत ही डिफरेंट टाइप की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या फिर आप संघ कह सकते हो। क्या गढ़ या फिर संघ कहा जाता है। ठीक है, गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर के विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठ करके बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। समझो क्या कहा जा रहा है। यहां पर होता क्या था, बज्जी में जब भी अनुष्ठान होता था, कोई एक व्यक्ति अनुष्ठान करके खुद राजा नहीं बनता था। यहां पर कई सारे लोग मिलकर के अनुष्ठान किया करते थे। अब जब कई सारे लोग मिलकर के अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे राजा भी बनते थे। ये जो कई सारे राजा थे, ये प्रत्येक काम को एक साथ बैठकर सभा लगाते थे और सभा में बैठ करके हर चीज के ऊपर निर्णय लिया करते थे, बहस करते थे, बातचीत करते, जो भी निर्णय लेना होता था सभी लोग मिलकर के निर्णय लेते थे। ठीक है, जैसे आज आप देखते हो टीम वर्क जो होता है, इसी प्रकार से लोग टीम वर्क किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो जो सभाएं होती थी उनमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, दास भाग नहीं ले सकते थे, कमकार यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं, ये तीन वर्ग जो थे इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन देखने को मिलता है। अगर आप बौद्ध साहित्य पढ़ोगे तो इसमें आपको संघ का बहुत ही सजीव वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, गढ़ किसे कहते, संघ किसे कहते, एक बार इसको भी समझ लो। तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, गढ़ यानी कि कहते हैं ना कि भाई उनका गढ़ है, राजपूतों का गढ़ है। ठीक है, वो जाटों का गढ़ है, वो ब्राह्मणों का गढ़ है। ठीक है, कहते हैं कि भाई वो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। वो एसपी का गढ़ है, वहां पर कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, वहां पर सपा को कोई हरा नहीं सकता। इसी प्रकार जो गढ़ शब्द का जो अगर आप इस्तेमाल देखोगे तो कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, कि भाई वहां पर कई लोग हैं। संघ की अगर बात किया तो संघ का अर्थ होता है संगठन या फिर सभा। ठीक है, तो गढ़ या फिर संघ, इसका अर्थ आप समझ गए। आगे बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। जो बज्जी संघ का यहाँ पर वर्णन दिया गया कि बज्जी संघ किसे कहते हैं। और जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में आपको बज्जी संघ या फिर गढ़ और संघ के बारे में डिटेल में जानकारियां देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते तो दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। करीब आज से 2300 साल पहले इसको लिखा गया था। किसको, दीर्घ निकाय को। याद रखना, दीर्घ निकाय जो है, दीर्घ निकाय में आपको बज्जी संघ के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद में, ठीक है, लिखा गया था। इसमें बुद्ध के कई सारे व्याख्यान दिए गए। ठीक है, और ये आज से 2300 साल पहले इसकी रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। जो अजातशत्रु है, ये जो मगध का शासक था, वो बज्जी संघ पर आक्रमण करके इसको जीतना चाहता था। इसने क्या किया, उसके लिए उसने अपने मंत्री, जिसका नाम है बसकार, इसने अपने मंत्री को बज्जी संघ पर आक्रमण करने के संदर्भ में, ठीक है, कि सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास में सलाह लेने के लिए भेजा। ठीक है, उस समय क्या है, जब भी कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाता था तो वो जिसे मानता, जो सिद्ध व्यक्ति होता था, उनसे सलाह लेने के लिए जाते थे कि अगर हम आक्रमण करेंगे तो हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और वो व्यक्ति अपने हिसाब से बताता था कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से अजातशत्रु जो था वो बज्जी संघ पर आक्रमण करने की जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री, जिसका नाम है बसकार, इसको भेजा इसने कहां पर, बुद्ध के पास में, भगवान बुद्ध के पास में सलाह लेने के लिए भेजा। तो उन्होंने कहा कि बज्जी संघ तब तक उन्नति करते रहेंगे। बुद्ध ने कहा कि बज्जी संघ पर आप आक्रमण करके तब तक उनको नहीं जीत सकते। बज्जी संघ तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे। ठीक है, जितनी भी सभाएं निर्धारित की जाएंगी वो सारी की सारी सभाएं करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। यानी कि रहेंगे लिखा है, थोड़ा सा गलत हो गया, मैं बाद में एडिट कर दूंगा। रहेंगे अर्थात वो क्या करेंगे, यहां पर वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बीच में फूट नहीं पड़ेगी उनमें। या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक इन बज्जी संघ में एकता रहेगी तब तक इन्हें आप हरा नहीं सकते। तीसरा,
पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करेंगे। चौथा, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बात पर ध्यान देंगे। देखो हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग होते उनका जो भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता उसका, या फिर जो व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता उसका पतन होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे मेरे घर पर सुनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़के की शादी हुई, ठीक है, क्या हुआ, एक लड़के की शादी हुई और शादी जब हो रही थी तो लड़की पक्ष ने कहा कि आपको शादी में एक भी बूढ़े व्यक्ति को लेकर के नहीं आना है, ठीक है। जब बूढ़े व्यक्ति को नहीं लेकर के आना ये बात कही गई तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बूढ़ा समझ गए, एक मतलब उनके घर में बूढ़ा व्यक्ति था वो समझ गया, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, हमें बक्से के अंदर रख लो और हमें लेकर के चलो। वो बक्से के अंदर रख करके उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर के गए शादी में, ठीक है। और शादी जब हुई तो शादी में एक प्रॉब्लम आ गई। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी व्यक्ति नहीं दे पा रहा था, ठीक है, क्योंकि किसी को भी उसका अनुभव ही नहीं था। तो वो व्यक्ति एक उनमें से जो भी बारात में लोग गए थे उस बक्से के पास गए और बूढ़े व्यक्ति से उस सवाल का जवाब पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने दे दिया उसका जवाब, ठीक है। जब जवाब दे दिया और उसका समस्या का समाधान हो गया तो लड़की पक्ष ये जान गया कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के अलावा उस सवाल का या फिर उस समस्या का समाधान कोई कर ही नहीं सकता था। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव होता है बहुत ही लंबे टाइम का, ठीक है, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनका जो तो सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर बुद्ध ने भी ये कहा कि जब तक बज्जी संघ के लोग क्या है कि बड़ों का सम्मान करते रहेंगे और उनकी बात पर ध्यान देते रहेंगे, उनका समर्थन करते रहेंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। इसके अलावा उनका कि बज्जी महिलाओं के साथ जब तक जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। इसके अलावा शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्यों का ये किसे कहा जाता है? चैत्य उस टाइम का कोई धार्मिक स्थल होगा, ठीक है, उसका रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि जो संत वर्ग होगा, संत वर्ग में ब्राह्मण हो गए, जैनों में भी मिलते हैं जैन, ठीक है, और साधु मिलते हैं जो कि आपको जैन मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में भी मिलते हैं और भी कई सारे उस समय पर समुदाय थे जो कि अलग अलग अपने पंथ थे। उन सभी पंथों, ठीक है, विभिन्न मतावलंबी यानी कि विभिन्न मान्यता वाले जो अपने अपने संत हैं उनका सम्मान जब तक करते हैं, क्योंकि संतों के पास में देने के लिए ज्ञान होता है केवल, ठीक है, और क्या है कि सलाह दे सकते हैं जो कि सही सलाह देते हैं। तो जब तक इनको आप सम्मान देते रहोगे, ठीक है, तब तक आप उन्नति करते रहोगे। ये बात इन्होंने कही थी। कई शक्तिशाली राज्य थे, इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी उनका राज्य अगर आप देखोगे तो आज से 15 साल तक, ठीक है, आज से 1500 साल तक चलता रहा, ठीक है, आज से 1500 साल पहले तक, ठीक है, लगभग एक मिनट चलता रहा, ठीक है। जबकि आप अन्य राज्यों को देखो तो जो हारते रहे जीतते रहे, मतलब अन्य सभी राज्यों थे इतना अधिक नहीं चले। सबसे लंबा इतिहास हमें इनका ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद गुप्त शासक देखने को मिलते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था गुप्त शासकों ने, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्त शासकों ने ही इसे जीत पाया था। अब जो हमारा गढ़ संघ था ये भी 1500 सालों से मतलब ये भी इसका भी इतिहास काफ़ी लंबा हो चुका था, तो यहाँ पर भी लोग कमज़ोर पड़ गए होंगे, तभी जा करके गुप्त शासकों ने इनको जीत लिया था। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतनी ही जानकारी आपको देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत ही गलत बात है। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर लेकर के आता हूँ, सब्सक्राइब तो कर लिया करो, ठीक है। एंड दृढ़ संकल्प पर ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की भी आज से स्टार्ट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया भाई क्यों नहीं किया, अभी कर लो ज्वाइन, ठीक है। लिंक की हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DRIDSANKLP दृढ़ संकल्प, ठीक है, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। टेलीग्राम पर हमने कई सारे PDF अवेलेबल करवा के रखे हैं। इसके अलावा हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इन दोनों ही जगह पर आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हो, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो जो भी आपके प्रॉब्लम है। एंड जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर NCERT का स्पेशल कोर्स चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जिसे ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी, इससे पहले जी के वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो एंड आने वाले भी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।